वेलकम स्टूडेंट्स। आज अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के दो नियम, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टता नियम, ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद टॉपिक है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत और इसके बैलेंस कंडीशन का डेरिवेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। किरचॉफ गेव हिज टू लॉज व्हिच हेल्प अस इन डीलिंग विथ कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ गेव टू लॉज व्हिच हेल्प्स इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स एनालिसिस। किरचॉफ के दो नियम हैं यानी किरचॉफ द्वारा दो नियम दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए, जिनकी सहायता से हम बहुत ही जटिल विद्युत परिपथ में धारा का मान इत्यादि निकालने के लिए इन नियमों का उपयोग करते हैं। तो पहला नियम है फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ करंट लॉ, इसको किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं या इसको शॉर्ट फॉर्म में KCL लिखते हैं, किरचॉफ करंट लॉ यानी किरचॉफ का धारा नियम। तो इस फर्स्ट लॉ को हम KCL ही लिखते हैं अक्सर। और ये किरचॉफ करंट लॉ यानी किरचॉफ का धारा नियम समझा जाता है। किरचॉफ करंट लॉ किसी एक जंक्शन पर अप्लाई होता है जहां पर कई करंट्स आकर मिलती हैं, यानी किरचॉफ का धारा नियम किरचॉफ करंट लॉ KCL ये वहां यूज होता है जहां पर कई धाराएं आकर मिलती हैं। इस पॉइंट को कहते हैं हम जंक्शन या संधि। तो हम किरचॉफ करंट लॉ हमेशा जंक्शन या संधि पर अप्लाई करते हैं जहां बहुत सारी करंट्स आकर मिलती हैं। कुछ करंट इसके इनसे धारा जंक्शन पर आती है और फिर जंक्शन से कुछ करंट से धारा बाहर जाती है। तो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट्स, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज ऑलवेज जीरो यानी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि जंक्शन, दिस इज जंक्शन या संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जंक्शन पर जितनी भी धाराएं मिलेंगी हमारी, इन धाराओं का बीजगणितीय योग या एल्जेब्राइक सम शून्य होता है। यह संधि का नियम कहलाता है। तो इसका मतलब समेशन ओवर आई, जितनी भी करंट है उनका हम एल्जेब्राइक सम करें विथ साइन, तो ये जो सम है ये हमेशा जीरो होता है और इसको हम जंक्शन रूल या संधि का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ बेसिकली एक जंक्शन पर अप्लाई होता है या संधि पर, और ये क्या है, सभी धाराओं का जंक्शन पर जितनी भी धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं इनका एल्जेब्राइक सम जीरो होता है। तो हम साइन लेंगे, साइन कन्वेंशन कैसा चिन्ह लेंगे, करंट्स रीचिंग एट जंक्शन आर टूवर्ड्स जंक्शन आर पॉजिटिव यानी संधि की ओर आने वाली सभी धाराएं धनात्मक होती हैं। तो जो भी करंट्स जंक्शन की ओर आ रही हैं वो सभी पॉजिटिव ली जाती हैं। तो यहां पर I1, I2 और I3 देख रहे हैं ये जंक्शन की ओर आ रही हैं, तो इनका साइन हम पॉजिटिव लेंगे। तो जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराएं धनात्मक या पॉजिटिव होती हैं। इसके उल्टा करंट्स लीविंग जंक्शन आर टेकन एज निगेटिव यानी संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तो संधि से दूर जाने वाली धाराएं हमारी I4 है और I5, ये दोनों जंक्शन से दूर जा रही हैं, तो ये निगेटिव ली जाएंगी। तो जंक्शन की ओर आने वाली करंट्स पॉजिटिव होती हैं और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स निगेटिव ली जाती हैं और फिर इनका सम किया जाता है, समेशन ओवर I इक्वल टू जीरो। इससे हमें यहां पर इस पर्टिकुलर जंक्शन के लिए, संधि के लिए लगाएंगे फॉर पॉइंट O। I1 संधि की ओर आ रही है जंक्शन की ओर तो पॉजिटिव रहेगी, I2 जंक्शन की ओर आ रही है पॉजिटिव रहेगा, I3 जंक्शन की ओर आ रहा है पॉजिटिव, I4 जंक्शन से दूर जा रहा है निगेटिव, I5 जंक्शन से दूर जा रहा है निगेटिव। तो इस तरह से यह सम जीरो हो गया। सभी करंट्स का एल्जेब्राइक सम हमारा इस पर्टिकुलर जंक्शन पर हमने लगाया और ये जीरो है। और जितने निगेटिव हैं I4, I5 को हम राइट साइड ले जाएं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, तो इससे हम कंक्लूड करते हैं हेंस सम ऑफ करंट रीचिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग जंक्शन। अतः
विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग ये बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। तो संधि की ओर आने वाली जितनी धाराएं हैं उनका सम कर लें और इनका योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। Thus total charge reaching at junction, total charge reaching at junction is equal to total charge leaving at junction और leaving junction, total charge reaching at junction is equal to total charge leaving junction. Therefore KCL is based on principle of conservation of charge. KCL is Kirchhoff current law is based on principle of conservation of charge. यानी संधि पर पहुंचने वाला या जंक्शन पर पहुंचने वाला कुल आवेश संधि से बाहर निकलने वाले आवेश के बराबर होता है। संधि पर पहुंचने वाला कुल आवेश संधि से बाहर जाने वाले आवेश के बराबर होता है। इन दोनों में हम T से मल्टीप्लाई कर दे तो ये चार्जेस में बदल जाएंगे। तो चार्जेस संधि की ओर आने वाले चार्जेस, संधि से दूर जाने वाले चार्जेस, तो ये संधि पर पहुंचने वाला कुल आवेश बराबर संधि से बाहर जाने वाला आवेश। तो इस कारण से किरचॉफ करंट लॉ यानी किरचॉफ का धारा नियम ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश संरक्षण सिद्धांत। किरचॉफ का पहला नियम केसीएल है। अब दूसरा नियम किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी किरचॉफ का वोल्टता नियम कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केवीएल। तो केसीएल पहला नियम हो गया, करंट्स के बारे में। दूसरा नियम केवीएल ये केसीएल के साथ अप्लाई होता है। तो जहां भी हमें सर्किट में जंक्शन मिलेंगे वहां पहले केसीएल अप्लाई कर लेंगे, फिर इसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। ये क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? इन एनी क्लोज्ड लूप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्लोज्ड लूप में लगता है यानी बंद परिपथ में लगता है। जहां पर सर्किट पूरी तरह से क्लोज्ड हो उसको लूप कहते हैं। इस क्लोज्ड लूप में हम लगाते हैं इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट algebraic sum of EMF of cell in any closed circuit, algebraic sum of EMF of cells is equal to algebraic sum of product of current, resistances and currents flowing through them. Algebraic sum of product of resistances and currents flowing through them, यानी हमारा जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो लूप या मेश में अप्लाई होता है, यानी क्लोज्ड सर्किट में। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में या लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, जो भी उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, प्रतिरोध व उसमें बहने वाली संगत धाराओं के धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बलों का योग कर दें, ये बराबर होता है I इंटू आर, यानी जितने भी प्रतिरोध हैं उनका हम उनकी संगत धाराओं से गुणनफल करके उसका अलजेब्राइक सम यानी बीजगणितीय योग ले लें तो वो इक्वल हो जाता है विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। तो यानी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग का बराबर हो गया हमारा रेजिस्टेंस इंटू करंट, यानी प्रतिरोध इंटू धारा और इसका बीजगणितीय योग। तो ये बराबर हो गया समेशन E इक्वल टू समेशन आई आर। Kirchhoff voltage law is based on conservation of energy. Kirchhoff voltage law is based on conservation of energy. क्यों? क्योंकि यहां पर EMF है यानी वोल्टेजेस हैं और यहां भी वोल्टेजेस हैं, दोनों साइड वोल्टेजेस हैं। अगर हम चार्ज इक्वल ले लें तो हमारा जो चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क हो जाएगा, इधर भी वर्क आ जाएगा। तो ये वर्क जो है वो चूंकि एनर्जी का दूसरा फॉर्म है तो इसलिए हमारा जो ये प्रिंसिपल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये प्रिंसिपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी केवीएल ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो केसीएल हमारा आवेश संरक्षण पे आधारित है और केसीएल ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। अब हम साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी देखते हैं। साइन कैसे लिए जाएंगे इसमें? करंट इंटरिंग
end is taken as positive and current entering outgoing end is taken as negative in a resistance of a resistance. प्रतिरोध में निवेशी धारा सिरा धनात्मक और धारा निर्गत सिरा ऋणात्मक लिया जाता है। तो कोई भी प्रतिरोध हमारे पास है रेजिस्टेंस, इसमें जिस एंड से धारा प्रवाहित हो रही है, इंटर कर रही है, वो एंड हम पॉजिटिव लेंगे और जिस एंड से धारा निकल रही है वो एंड नेगेटिव लिया जाता है। और इस तरह से V इक्वल टू आई आर। और जिस एंड से धारा निकलती है वो एंड नेगेटिव लेंगे दूसरे केस में। और हम देख रहे हैं जिस एंड से धारा प्रवेश कर रही है वो एंड पॉजिटिव, इसलिए हमारा जो वोल्टेज आया V इक्वल टू माइनस आई आर। तो यहां से इसके रेस्पेक्ट हम वोल्टेज देखेंगे तो V इक्वल टू माइनस आई आर हो गया। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज देखेंगे तो ये V इक्वल टू आई आर। तो इस तरह से ये हमारा वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस इस तरह से निर्धारित होता है। करंट जिस सिरे से प्रवेश करती है वहां वोल्टेज वहां वो सिरा पॉजिटिव लिया जाता है और करंट जहां से निकल जाती है रेजिस्टेंस से वो सिरा नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारा वोल्टेज V इक्वल टू आई आर हो गया। और इसमें चूंकि रिवर्स है, माइनस पहले मिल रहा है और प्लस बाद में मिल रहा है, इसलिए जो वोल्टेज आएगा ये सिरा नेगेटिव होगा और ये सिरा पॉजिटिव होगा, इसलिए V इक्वल टू माइनस आई आर। अब हम वोल्टेजेस के टर्म में देखेंगे इसको। इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कम्स फर्स्ट इन द वे ऑफ करंट, इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कम्स फर्स्ट इन द वे ऑफ करंट देन वोल्टेज E और EMF E इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी यदि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल धारा के मार्ग में पहले आता है तो EMF E धनात्मक लिया जाएगा। तो अगर हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो EMF धनात्मक लिया जाएगा। तो ये यहां पर सिचुएशन है, करंट हमारी लेफ्ट टू राइट बह रही है वायर में और नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा EMF पॉजिटिव हो जाएगा, बैटरी का EMF पॉजिटिव होगा। तो हमें बस इतना याद रखना है कि बैटरी जिस हमें करंट जो मिल रही है, करंट में देखेंगे अगर हमारा जो बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो EMF हम पॉजिटिव लेंगे अलजेब्राइक सम में। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया करंट के मार्ग में पॉजिटिव टर्म पहले आ गया तो इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कम्स फर्स्ट इन द वे ऑफ करंट देन वोल्टेज EMF इज टेकन एज नेगेटिव। यानी यदि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल धारा के मार्ग में पहले आता है तो EMF ऋणात्मक लिया जाएगा। इस केस में बैटरी धारा के मार्ग में पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो इस केस में हमारा EMF नेगेटिव रहेगा या नेगेटिव लिया जाएगा। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सर्किट लेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल सर्किट है। इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि दो लूप हैं। पहला लूप 1 जो कि ये पूरा लूप है, इसमें करंट हम मान ले रहे हैं इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। I1 करंट लूप 1 में फ्लो हो रही है और I2 करंट हमारी लूप 2 में फ्लो हो रही है और इसमें 3 EMF है। और तीसरा लूप हम डिजाइन कर सकते हैं, ये बीच वाला भूल जाए तो ये तीसरा लूप भी आ गया, लेकिन इसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं तीसरे लूप की। केवल दो ही लूप में हमारा सारे अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। दो करंट्स हैं I1 और I2, इन्हीं की वैल्यू अननोन रहेगी तो इनकी निकाल सकते हैं, या E1 E2 E3 की वैल्यू अननोन रहेगी तो हम फिर तीसरा लूप भी लेना पड़ेगा और फिर हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे E1 E2 E3 के लिए और इनकी वैल्यू निकल जाएगी। बहरहाल हम दो लूप की स्टडी कर रहे हैं पहले। तो इस लूप में हमारे पहले लूप में E1 रेजिस्टेंस R1 R2 और फिर यहां पर EMF E2 आ गया, रेजिस्टेंस R3 R4 R5 R6। तो इतनी सारे रेजिस्टेंसेस हैं। यहां से E1 से सेल से धारा I1 ली जा रही है और यहां आकर I1 इस सेल से E3 सेल से धारा I2 ली जा रही है और यहां पर I1 धारा आ रही है, इधर I2 धारा आ रही है। तो हम जानते हैं किरचॉफ करंट लॉ से दो करंट मिल रही हैं तो जो आउटपुट करंट मिलेगी यहां से बाहर जाने वाली वो इन दोनों का सम होगी। तो इसलिए यहां पर I1 प्लस I2 करंट आ जाएगी और इसी तरह से यहां से I1 प्लस I2 करंट जा रही है तो I1 करंट हमारी पहले लूप में चली जाएगी, दूसरे लूप में I2 करंट चली जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा I1 I2 डिवाइड हो जाएगी करंट। अब आते हैं इन दोनों लूप में स्टडी करने के लिए।
तो हम रेजिस्टेंस से चलेंगे, पहले रेजिस्टेंस से चलेंगे। तो पहले रेजिस्टेंस के थ्रू कितना वोल्टेज आएगा, I1 इंटू R1। तो I1 इंटू R1 हमने लिख दिया। I1 R1 यहाँ का वोल्टेज कंसीडर कर लिया, यहाँ का I1 इंटू R2 प्लस में हम लिख दिया I1 R2, ये वोल्टेज हो गया। फिर आगे चलेंगे, हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल गया, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव होगा, तो हमने -E2 लिख दिया। खैर इसको अभी बाद में देखते हैं। फिर इसके बाद हम तीसरे रेजिस्टेंस पे चलते हैं। यहां पर धारा I1 प्लस I2 है, इस पूरे सेक्शन में धारा I1 प्लस I2 है, तो यहाँ I1 प्लस I2 इंटू R3, I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस यहां भी I1 प्लस I2 धारा है, तो I1 प्लस I2 इंटू R4 ये हमारा आ गया। और फिर यहां I1 धारा हो गई, तो I1 इंटू R5 हो गया। और यहां पर भी I1 धारा है, तो ये I1 R6। फिर हम राइट साइड में देख रहे हैं, राइट साइड में हमें EMF का सम करना है, कौन सा EMF पॉजिटिव लिया जाए कौन सा निगेटिव, वो अभी दो रूल से पता चल रहा है। तो यहां से हम चलें तो पहले हम E1 की तरफ बढ़ेंगे, करंट हमारी इधर से आ रही है, तो करंट के मार्ग में पहले कौन आया, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल करंट के मार्ग में पहले आया। तो जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा बैटरी के पास, इससे हम देख रहे हैं I1 करंट यहां से इंटर कर रही है और इधर से बाहर निकल रही है। करंट के मार्ग में बैटरी का E1 का नेगेटिव टर्मिनल आया, तो इसलिए E1 पॉजिटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव ले लिया हमने इक्वल टू E1। और E2 के बारे में हम क्या कह रहे हैं, हमारी करंट I1 प्लस I2 इधर से आ रही है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, पॉजिटिव टर्मिनल मिलने के कारण हमें E2 को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो E2 को निगेटिव ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा राइट साइड आ गया E1 माइनस E2। इसी तरह के एनालिसिस लूप 2 में करेंगे। लूप 2 में हमने करंट की डायरेक्शन ये मान रखी है I2, यहां से चलेंगे I2 इंटू R7, I2 इंटू R7। फिर EMF को बाद में कंसीडर करेंगे, पहले यहां से I1 प्लस I2 इंटू R3, I1 प्लस I2 इंटू R3, और फिर I1 प्लस I2 इंटू R4, I1 प्लस I2 इंटू R4। फिर इसके बाद यहां धारा I2 हो गई, I2 इंटू R8 प्लस I2 इंटू R9 प्लस I2 इंटू R10। अब EMF में जाएंगे, धारा हमारा I2 ऐसे जा रही है आगे और फिर इधर से निकलेगी। तो इस तरह से देख रहे हैं I2 के मार्ग में बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में। तो निगेटिव टर्मिनल जैसे ही पहले आए हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, E3 हमारा पॉजिटिव हो गया, E3 पॉजिटिव हो गया, तो इक्वल टू E3। और E2 के बारे में, E2 हमारा करंट I2 इस तरह से जा रही है और I1 प्लस I2 के मार्ग में हमारा E2 का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, E2 का पॉजिटिव टर्मिनल फिर से आया, तो E2 अगेन निगेटिव लेंगे हम, तो ये E3 माइनस E2, ये हमारा E3 माइनस E2 राइट साइड आ गया, सॉल्व हो गया। तो ये हमारे लूप में, दोनों लूप में स्टडी हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई हो गया दोनों लूप में। हमें लेफ्ट साइड में समेशन R1 I1 हो गया और राइट साइड में समेशन E हो गया। इसी तरह से यहां भी समेशन I R इक्वल टू समेशन E। तो ये हमने अप्लाई कर दिया और इसी तरह से ये अप्लाई होगा लूप 1 2 में। लूप 3 में अगर अप्लाई करना है तो हम ये दोनों भूल जाएंगे, ये पूरा सेक्शन, और लूप 3 इसको मान लेंगे पूरे इस वाले लूप को, और फिर लूप 3 में स्टडी कर लेंगे। तो लूप 3 को हम देख रहे हैं, लूप 3 ये हमारा आउटर सर्किट है पूरा। लूप 3 में जो मेन करंट है हम मानेंगे I1 को ही मेन करंट लेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, I1 R1 यह हो गया, I1 R2 प्लस I1 R2, और यहां पर पहुंचने पर हमारी धारा की दिशा उल्टी हो गई, तो हम ये वोल्टेज नेगेटिव लेंगे, तो I2 R7 नेगेटिव हो गया, माइनस I2 R7। इसी तरह से ये वोल्टेज यहां भी धारा उल्टी है, तो ये I2 R10, तो माइनस I2 R10, ये भी धारा की दिशा रिवर्स है, माइनस I2 R9 माइनस I2 R8, ये सारी नेगेटिव डायरेक्शंस हैं हमारे करंट की, इसलिए हम इन सबको नेगेटिव लेंगे। ये और ये R7 R10 R9 R8 ये सब नेगेटिव हो गए। फिर यहां पर चलेंगे, धारा हमारी I1, ये धारा की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो ये हमारा I1 R5 प्लस में होगा, I1 R5
प्लस I1R6, ये प्लस में हो गया। फिर आगे चलेंगे, ये हमारे रेजिस्टेंसेस सारे ऐड हो गए और फिर ईएमएफ पर चलते हैं। ईएमएफ I1 करंट यहां जा रही है तो नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला, तो ये हमारा जो ईएमएफ होगा ये पॉजिटिव होगा, तो E1 पॉजिटिव लिया जाएगा। E1 को पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि करंट हमारी पॉजिटिव एंड्स पर पहले, करंट की डायरेक्शन में पहले नेगेटिव एंड पड़ रहा है सेल का, बैटरी का, तो ये हमारा E1 पॉजिटिव हो गया। और फिर E1 से चलने के बाद पहले क्या मिला हमें? E3 का पॉजिटिव सिरा। यहां से चलने के बाद I1 मेन करंट हम मान रहे हैं, तो यहां पर हमें सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल गया, तो इस केस में हम -E3 लिखेंगे। पॉजिटिव एंड पहले मिलने पर माइनस हो जाता है हमारा ईएमएफ और -E3 लिखेंगे, और इस तरह से ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। तो इसमें हड़बड़ी में स्टूडेंट्स ये ना ध्यान दें कि I2 से हमारा नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है, तो हम इसको सीधे सीधे पॉजिटिव लिख दें। E1 और E2 एक दूसरे का अपोज करने वाले ईएमएफ हैं, इसलिए हमें किसी एक को नेगेटिव इसमें लिखना ही पड़ेगा। तो E3, हम I1 को अगर मेन करंट मान रहे हैं तो हम E3 को नेगेटिव लिखेंगे, तो E3 को हमने यहाँ नेगेटिव लिख रखा है। और ये I1 करंट अगर हमारी इधर आती तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल यहां पड़ता, तो इसलिए E3 को नेगेटिव लिया गया है। I2 करंट के रिस्पेक्ट में ये E3 पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन I1 के करंट मेन करंट है, I1 के करंट कारण हम यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है या I1 के लिए, इसलिए E3 को नेगेटिव लिया गया है। केवीएल और केसीएल यानी किरचॉफ के नियमों पर आधारित एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है इंटरनल, ये सर्किट दिया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 1 ओम। जो भी सेल यहां लगाए गए हैं सबका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है सभी का। और कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ईच सेल, यानी प्रत्येक सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। ईएमएफ दिया हुआ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और ये जो 1 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट में लगा दिया गया है। और फिर हमें कैलकुलेट करना है प्रत्येक सेल का टर्मिनल विभवांतर, यानी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ईच सेल। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 2 लूप कंसीडर कर रहे हैं। पहला लूप, ये वाला लूप हो गया 1। दूसरा लूप, दूसरे लूप में हमारी करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये कंसीडर करेंगे। ये करंट की डायरेक्शन हम इस तरह से लेते हैं, जैसे हमारा ये बैटरी है, तो हमने करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए ली, और ये इस तरह से हमारी करंट आगे बढ़ेगी। इसी तरह से यह 6 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ड्रॉ की और ये आगे बढ़ी। तो ये हम इस तरह से सर्किट बना हुआ है। और इसमें देख रहे हैं I1 करंट इधर से आ रही है, I2 करंट इधर से आ रही है, I1 करंट इधर से आ रही है, दोनों का सम हो गया। यहाँ पर I1 और I2 मिल रही हैं, तो I1 प्लस I2 बाहर निकलेगी हमारी धारा, तो ये इस सर्किट में फ्लो हुई। और फिर अगेन ये डिवाइड हो जाएगी, इधर I1 जाएगी और इधर I2 जाएगी। तो हम स्टडी के लिए पहला लूप ले लें, लूप 1। लूप 1 में हम सेल के आगे से यहाँ जो रेजिस्टेंस है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा I1 करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं, तो 3 इंटू I1 प्लस ये इसी डायरेक्शन में है करंट, इसमें तो इसी डायरेक्शन में है, तो हम इसको प्लस लेंगे, प्लस 4I1 फिर आगे गए, और फिर इसको हम बाद में लेंगे, राइट साइड में लिखेंगे और यहां पर आ जाते हैं। और ये जो हमारा है ये इसमें करंट I1 प्लस I2 जा रही है, तो 1 इंटू I1 प्लस I2 करंट की डायरेक्शन चूंकि ऐसे ही है जिस दिशा से हम आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा, कोई भी वोल्टेज नेगेटिव नहीं लिखेंगे, सबका सम हो रहा है। और फिर 2 इंटू I1 प्लस I2 प्लस, और यहां पर I1 1 इंटू I1, ये हमारे सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेजेस का सम हो गया। तो चूंकि सब में करंट एक ही दिशा में चल रही है, इसलिए सबका सम हो गया, सबका हमने सम ले लिया। अब हम वोल्टेजेस पर आते हैं। 4 वोल्ट, यहां पर करंट I1 4 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल से इंटर करती है, तो करंट के रास्ते में नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का आ गया, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आने से ये हम ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव हमने ईएमएफ ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 वोल्ट की बैटरी को देखेंगे। 2 वोल्ट की बैटरी से करंट I1 प्लस I2 के मार्ग में हमारा क्या आ गया, 2 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल आया तुरंत हमें
रूल अप्लाई करके निगेटिव इसकी वैल्यू लिख देनी है, -2 वोल्ट, ये निगेटिव आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 11i1 प्लस 3i2 आ गया, इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 वोल्ट। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से लूप 2 में देखेंगे, लूप 2 ये हमारा है, तो इसमें स्टार्ट करेंगे। यहां से पहला रेजिस्टेंस मिला 6 ओम, करंट की डायरेक्शन जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में है, तो इसलिए वोल्टेज 6i2 पॉजिटिव होगा, प्लस फिर आगे चलने पर 2 वोल्ट को बाद में देखेंगे, 1 इंटू i1 प्लस i2 प्लस 1 इंटू i1 प्लस i2 प्लस 2i1 प्लस i2 2i1 प्लस i2 प्लस यहां पर 1 इंटू i2 ये हमारे रेजिस्टेंस हो गए। अब ईएमएफ के बारे में, i2 यहां से आ रही है हमारी इस दिशा में, और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले मिला। निगेटिव टर्मिनल मिलने के कारण हम इसको पॉजिटिव लिख लेंगे, 6 वोल्ट पॉजिटिव हो गया। और फिर हम इधर जा रहे हैं और करंट के मार्ग में हमारी ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, 2 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो इसलिए इस ईएमएफ की वैल्यू निगेटिव लेंगे, तो -2 हमारा ये निगेटिव में आ गया। तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे 3i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वेशन मिल गए हमें, 2 इक्वेशन और 2 अननोन, इनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इक्वेशन पहले हम i2 की वैल्यू निकालना चाहें तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, तो ऐसा हमने किया। 3 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया 1 में, और 11 से नीचे वाले इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया, और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लिया, घटा दिया, तो ये -101 i2 इक्वल टू -38, तो i2 की वैल्यू माइनस हट गया 38/101 एम्पियर। और किसी भी इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें अगर i2 की वैल्यू 11i1 प्लस 3 इंटू 38/101 इक्वल टू 2, तो हमने i2 की वैल्यू यहां पुट कर दी है। i2 की वैल्यू पुट करने के बाद हम i2 के लिए सॉल्व करेंगे, तो i2 की वैल्यू जो i1 के लिए सॉल्व करेंगे, i2 की वैल्यू पुट करके, तो i1 की वैल्यू आ रही है 8/101 एम्पियर। तो इस तरह से ये दोनों i1 और i2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। i1 और i2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम सीधे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट यानी 4 वोल्ट के सेल के या बैटरी के टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, E माइनस IR, इस फार्मूले से लगाएंगे। R इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ 1 ओम है, और I की वैल्यू E माइनस IR, 4 वोल्ट के जो हमारा EMF है, इसमें धारा I फ्लो हो रही है इस लूप में, तो E1 माइनस I1 इंटू R, तो E1 कितना है 4 वोल्ट, और I1 8 इंटू 101 इंटू R की वैल्यू 1 ओम थी, तो रख दिया, तो फिर इससे 3.92 वोल्ट हमारा EMF, इस सेल का EMF तो E1 ही है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और फिर इसी तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट यानी 6 वोल्ट के बैटरी का टर्मिनल विभवांतर E3 माइनस I2 इंटू R, इस लूप में I2 करंट बह रही थी, तो इसलिए हम इसको I2 करंट लेंगे, तो E3 6 वोल्ट, I2 38/101 इंटू R 1 ओम, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5.62 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की बैटरी का टर्मिनल विभवांतर E2, इसको सर्किट में E2 लिखा गया है, E2 प्लस I1 प्लस I2, इसमें I1 प्लस I2 दोनों करंट बह रही थी, तो I1 प्लस I2 इंटू R, E2 की वैल्यू 2 हो गई। और चूंकि 2 वोल्ट हमारा चार्ज हो रहा है, 2 वोल्ट का सेल जो है वो चार्ज हो रहा है, सेल आवेशित हो रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे, E2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R, 2 प्लस 8/101 प्लस 38/101, I1 I2 दोनों की वैल्यू रखा, R की वैल्यू 1 ओम, तो ये 2.46 वोल्ट आ गया, ये चार्ज हो रहा है, इसलिए इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, EMF वही रहा। और फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम इफ वैल्यू ऑफ एनी करंट कम्स निगेटिव, अगर हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया और उसमें कोई भी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो तब के लिए है इफ वैल्यू ऑफ एनी करंट कम्स नेगेटिव, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट which we have taken direction of current is not actual direction of current, it is actual direction is reverse direction will be the direction of current।
यानी यदि किसी धारा का मान ऋणात्मक या निगेटिव आता है कैलकुलेशन के बाद, तो हमें यह समझ जाना चाहिए परिपथ में इस धारा की दिशा जो हमने ली थी उसके एक्चुअल धारा विपरीत में बह रही है। तो निगेटिव साइन आने का मतलब है कि जो धारा की दिशा हमने मान रखी है या ले रखी है वो उस धारा की दिशा नहीं है, उसके विपरीत है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। इस ब्रिज को देने वाले प्रोफेसर व्हीट स्टोन 1843 ईस्वी में इसका कॉन्सेप्ट दिया और इसके बाद से ये प्रचलन में आया और व्हीट स्टोन ब्रिज नाम से फेमस हुआ। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस PQRS रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरालेलोग्राम। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध PQ तथा RS, 4 प्रतिरोध PQRS को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारे एक पैरालेलोग्राम हो गया ABCD। इसमें जो साइड्स हैं समांतर चतुर्भुज की उसमें 4 रेजिस्टेंस PQRS ये एडजेसेंट साइड से दर्शाई गई हैं। तो ये हमारा PQRS 4 प्रतिरोध हो गए और फिर ये पैरालेलोग्राम के साइड्स पर लगे हुए हैं। और ए बैटरी ऑफ EMF E and key K1 are attached along one diagonal AC of parallelogram, while a galvanometer G and key K2 are attached to another diagonal BD। हम 2 डायगोनल लेंगे अपने समांतर चतुर्भुज में। पहले डायगोनल से हम विकर्ण AC या डायगोनल AC से क्या कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी एंड की K1। यानी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC से बैटरी तथा कुंजी K1 लगी होती है। कुंजी K1 इसलिए लगी होती है कि हम अपने पर्टिकुलर टाइम पे जब हम चाहें तभी इसमें बैटरी से धारा प्रवाहित हो, की निकाल लेंगे, करंट हमारी बहनी बंद हो जाएगी और की लगा देंगे तो करंट बहनी शुरू हो जाएगी। तो ये अपनी सुविधा के लिए एज ए स्विच यूज कर रहे हैं इसको। जबकि दूसरे विकर्ण BD से, दूसरा विकर्ण BD हमारा ये है, इससे गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 लगी हुई है, की K2 लगी हुई है। तो ये हमारा टोटल अरेंजमेंट हो गया जिसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें एक पैरालेलोग्राम है जिसके साइड्स में 4 रेजिस्टेंसेस PQRS ये एडजेसेंट साइड पर लगे हुए हैं। और फिर QR हमारे व्हीट स्टोन ब्रिज की खासियत है। QR जो रेजिस्टेंसेस हैं इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। Q को यहां रख सकते हैं, R को इधर रख सकते हैं। इनके रोल इंटरचेंज नहीं होंगे। कुछ किताबों में Q यहां पर दिया है और R इधर दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों चीजें हमारी सही हैं, चाहे Q को यहां रखें, चाहे R को इधर रखें, या R को इधर रखें, Q को उधर रखें, तो हमारे ये सही है। और फिर ये जो अरेंजमेंट हमारा बना, एक डायगोनल पर हम बैटरी और की K1 लगाएं और दूसरे डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर और इसके साथ की K2 लगाएं। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट बना ये व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। और रेजिस्टेंसेस P एंड Q आर नोन एज रेशियो आर्म। जो PQR रेजिस्टेंसेस हैं हमारे, ये कहलाते हैं रेशियो आर्म या अनुपातिक भुजाएं। PQ रेजिस्टेंसेस को हम अनुपातिक भुजाएं कहते हैं। इनका रेशियो यहां पर महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये PQ हमारा रेशियो आर्म हो गया। R रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस बॉक्स और वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी R को प्रतिरोध बॉक्स या परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स इसकी जगह रख सकते हैं या वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। तो R हमारा नोन रेजिस्टेंस होता है, यानी ज्ञात प्रतिरोध होता है, जो कि हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं और इसकी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। वाइल S इज अननोन रेजिस्टेंस, वाइल S इज अननोन रेजिस्टेंस, यानी जबकि S एक अज्ञात प्रतिरोध है। यानी S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, R हमारा नोन रेजिस्टेंस है यानी ज्ञात प्रतिरोध, और S अज्ञात प्रतिरोध। P और Q अनुपातिक भुजाएं हैं हमारी। ये हमारे व्हीट स्टोन ब्रिज के जो 4 प्रतिरोध हैं, 4 रेजिस्टेंसेस, उनकी स्थिति। और जो महत्वपूर्ण चीज है, रेजिस्टेंसेस Q एंड R आर इंटरचेंजेबल, यानी Q और R रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के स्थान पर बदले जा सकते हैं, इनके स्थान बदले जा सकते हैं। Q और R एक दूसरे से इंटरचेंज यानी आपस में अदला बदली इनकी की जा सकती है। अब हम अपने सर्किट की एनालिसिस करते हैं। हमारा सर्किट, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है।
करंट आई बी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी से ली जाने वाली करंट आई है, विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, I1 goes to P, that is flow in arm AB, and I2 flows in R, that is arm AD. Here is situation, the current drawn from battery is I, and at junction A current I1 flows in P arm or AB arm, and current I2 flows in resistance R or in part in arm AD. बैटरी से धारा I1 प्रवाहित होती है जो कि बिंदु ए पर दो भागों में विभाजित हो जाती है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 धारा P यानी भुजा AB में और I2 R यानी भुजा AD में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से जो करंट हमारी I ड्रा हो रही है बैटरी से वो दो भागों में विभाजित हो जा रही है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ P एंड R। I1 करंट P में बह रही है और R करंट रेजिस्टेंस R में बह रही है, I2 करंट। और फिर क्या है, I2 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्दर एट B यानी बिंदु B पर I1 करंट विभाजित हो रही है दो भागों में, I1 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दीज टू पार्ट्स आर I1 माइनस IG विच फ्लोज इन रेजिस्टेंस Q और आर्म BC, एंड IG करंट विच फ्लोज इन गैल्वेनोमीटर एंड आर्म BD। तो इस तरह से यह सिचुएशन है। बिंदु B पर हमारी I1 दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहला हिस्सा I1 माइनस IG जो कि Q रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, और दूसरा हिस्सा IG यानी गैल्वेनोमीटर करंट, ये गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रही है। और फिर यहां पर D पर I2 और IG दोनों मिल रही हैं, तो जो हमारी करंट S आर्म में जा रही है वो जा रही है I2 प्लस IG, और यहां से I1 माइनस IG करंट आ रही है और इधर से I2 प्लस IG करंट आ रही है। तो इनका सम जो आएगा ये C से बाहर जाएगा, तो IG कट गया, I1 प्लस I2 ये I के बराबर हो गया, ये I करंट हमारी सर्किट में जाएगी। तो इस तरह से ये इसकी एनालिसिस हो गई। एनालिसिस में हम और भी पॉइंट्स देखेंगे। इफ VA, VB, VC एंड VD, VA, VB, VC and VD are potentials at point A, B, C and D। यदि बिंदुओं A, B, C, D पर विभव VA, VB, VC और VD है, यानी बिंदुओं A, B, C, D पर विभव VA, VB, VC, VD है, तो VA माइनस VB कितना होगा? VA माइनस VB यही करंट इंटू रेजिस्टेंस, I1 इंटू रेजिस्टेंस P। इसी तरह से VA माइनस VD ये भी क्या होगा? I2 इंटू R, यानी VA माइनस VB हमारा हो गया I1 इंटू P, VA माइनस VD ये आएगा I2 इंटू R। तो यही हमने लिखा हुआ। तो ये हमारा VA माइनस VB इक्वल टू I1P, VA माइनस VD इक्वल टू I2R, और 10 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, यानी अतः बिंदु B और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? बिंदु B पर पोटेंशियल VB, इसकी वैल्यू यहां से निकल रही है, और बिंदु D पर पोटेंशियल VD, इसकी वैल्यू इससे निकल रही है। तो डिफरेंस कर देंगे VB माइनस VD, तो ये हमारा आ जाएगा VA कट गया, तो VD माइनस VB, ये पोटेंशियल आ गया VD माइनस VB, और ये आएगा I1P माइनस I2R। तो ये बिंदु B और D के बीच में विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस इससे निकल आया हमारा, इस इक्वेशन से। इसी तरह से हम फर्दर देखेंगे VB माइनस VC इक्वल टू I1 माइनस IG इंटू Q, और VD माइनस VC इक्वल टू I2 प्लस IG इंटू S। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको VD माइनस VB करना है, हमें यही चीज लानी है। तो VD माइनस VB इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस IG इंटू S माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। तो इस तरह से सिमिलर मैनर में कैलकुलेशन करने पर हमें मिला यहां से दो इक्वेशन मिले, VD माइनस VB ऊपर वाले इक्वेशन से मिला, यहां इक्वेशन 1 से,
I1P माइनस I2R, और दूसरे इक्वेशन से मिला VD माइनस VB इक्वल टू I2 प्लस IG इंटू एस माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। ये दो इक्वेशन मिल गए। अब हम नाउ इफ ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, इफ ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन देन नो करंट इन गैल्वेनोमीटर IG इक्वल टू 0, दैट इज पॉइंट्स B and D are at same potential, पॉइंट्स B and D are at same potential। यदि ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा संतुलन की अवस्था में है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, IG इक्वल टू 0 एंड बिंदु B और D समान विभव पर होंगे तभी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए हमें क्या मिल गया, IG करंट हमारी 0 हो गई, और साथ ही साथ VB इक्वल टू VD दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए। यह बैलेंस या संतुलन की अवस्था हो गई। संतुलन की अवस्था में हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट साइड दोनों में 0 हो गया, तो लेफ्ट साइड 0 कर दिया, I1P प्लस माइनस I2R इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारी 0 हो गई। और फिर इस केस में IG को वैल्यू 0 रखेंगे, ये टर्म हट गया, ये भी, और I2 इंटू एस माइनस I1 इंटू Q इक्वल टू 0, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो गया, I2 इंटू एस माइनस I1 इंटू Q। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन से I1 अपान I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो इस इक्वेशन से हमने I1 अपान I2 की वैल्यू निकाली, तो इसको इधर ले जाएंगे और I2 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो I1 अपान I2 इक्वल टू R अपान P। इसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हम इसको इधर ले जाएंगे और दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा करके, तो I1 अपान I2 हो जाएगा S अपान Q, तो ये S अपान Q हो गया। और फिर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे हम, तो R अपान P इक्वल टू S अपान Q, यानी P अपान Q इक्वल टू R अपान S। हम Q को P को राइट साइड ले जाएंगे, S को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो इस तरह से P अपान Q इक्वल टू R अपान S। ये हमारा बैलेंस कंडीशन आ गया। इसी कंडीशन को P अपान Q इक्वल टू R अपान S को हम व्हीटस्टोन की ब्रिज की संतुलन की अवस्था कहते हैं, या बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था P अपान Q इक्वल टू R अपान S होती है। बैलेंस कंडीशन की दशा P अपान Q इक्वल टू R अपान S। इसमें P Q नोन आर्म्स हैं, यानी अनुपातिक भुजाएं। R अपान S, हम R की वैल्यू नोन होती है हमारी, S की वैल्यू अननोन होती है, तो अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकालने के लिए हम S इक्वल टू R इंटू Q अपान P, S की वैल्यू क्या होगी, R इंटू Q अपान P, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, यहीं से हमने निकाला है। S इक्वल टू, S को राइट साइड ले आएंगे, बाकी टर्म हमारा इसको इधर ले आएंगे, बाकी टर्म राइट साइड चला जाएगा, तो ये Q अपान P आ जाएगा इधर, यही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज, यानी ब्रिज की सुग्रहिता। हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की सुग्रहिता, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस PQ, R and S. Sensitivity of bridge will be maximum when 4 resistances PQ, R and S are of the same order. यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की सुग्रहिता चारों प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है। व्हीटस्टोन ब्रिज की सुग्रहिता अधिकतम तभी होती है जब चारों प्रतिरोध PQ, RS सभी एक ही कोटि के हों या एक ही ऑर्डर के हों। तो इस तरह से PQ, RS प्रतिरोधों का ऑर्डर सेम है, तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज मैक्सिमम सेंसिटिविटी देगा। ऑर्डर सेम का मतलब इनकी 10 की पावर सेम है और इनकी वैल्यू भी लगभग नियरली इक्वल हो, तो ये ऑर्डर सेम हो गए, तो ये हमारे ब्रिज की जो है वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी या अधिकतम, इसकी सुग्रहिता अधिकतम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध प्राप्त करना, यानी यही P अपान Q इक्वल टू R अपान S की वैल्यू हम किरचॉफ के नियम से प्राप्त करेंगे। तो किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे हम, हमारी सारी धाराएं वैसी की वैसी हैं। वी कंसिडर व्हीटस्टोन ब्रिज, करंट सप्लाइड बाय बैटरी इज I विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एट A, यानी व्हीटस्टोन सेतु पर विचार करते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु है, धारा I बैटरी E से निकलती है
यानी बैटरी ई से जो बहने वाली धारा है हमारी आई है, जो कि दो भागों में विभाजित होती है। आई का पहला भाग I1 जो कि P या भुजा AB में जाता है, और आई का दूसरा भाग I2 ये R रेजिस्टेंस या भुजा AD में जाता है। फिर एट बी पर, बिंदु B पर हमारी जो धारा है, कौन सी धारा, ये I1, ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। I1 माइनस IG ये Q में चली जाती है रेजिस्टेंस, और IG गैल्वेनोमीटर में चली जाती है धारा मापी में, यानी विक्षेप मापी में। फिर बिंदु D पर हम आते हैं, और D पर ये धारा हमारी IG और I2 दोनों जुड़ जाती हैं, तो जो आउटपुट धारा होगी I2 प्लस IG हो जाएगी। इसी तरह से C पर किरचॉफ करंट का I1 प्लस IG इनपुट करंट, और इनपुट करंट I2 प्लस IG, तो इनका जब सम करेंगे तो ये IG कट जाएगा, I1 प्लस I2 करंट बाहर निकलेगी आउटपुट में। तो इस तरह से I1 प्लस I2 यही हमारी I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, जो कि दो भागों में विभाजित हुई थी, अब फिर आके फिर से एक हो गई, तो I करंट हमारी बैटरी के थ्रू फिर से प्रवाहित होगी। तो इस पूरे लूप में हमारी I करंट फ्लो हो रही है, और बाकी जगह पर I1 और I2 करंट है। इधर I1 करंट है, इधर I2 करंट है। अब नेक्स्ट, इन लूप ए बी डी ए इस पहले लूप में जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, इसमें स्टडी करेंगे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम इसकी स्टडी करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे और यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां से करंट I1 करंट हो गई, P रेजिस्टेंस हो गया, तो P I1 इक्वल टू प्लस, आगे बढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर करंट IG इंटू G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G इंटू IG, ये हमारा हो गया। और फिर आगे बढ़ेंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बढ़ ऐसे रहे हैं, करंट उल्टी दिशा में बह रही है, तो यहां पर वोल्टेज हमें घटाना पड़ेगा माइनस I2R, तो माइनस I2R, और चूंकि इस सर्किट में कोई EMF नहीं है, तो इसलिए राइट साइड में 0 हो जाएगा। तो इस तरह से PI1 प्लस G इंटू IG माइनस I2R, ये माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि यहां पर हमारी करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, और बढ़ जो है उल्टे डायरेक्शन में रह रहे हैं। जैसे ही उल्टे डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हमारा वोल्टेज निगेटिव हो जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप, इसलिए माइनस I2R ये हो गया इक्वल टू 0। और फिर दूसरे लूप में हम इसी तरह से देखेंगे। दूसरा लूप क्या है, BDCB ये ट्रायंगुलर लूप, इसमें हम किसी एक साइड से, Q साइड से चल रहे हैं। I1 माइनस IG इंटू Q, I1 माइनस IG इंटू Q, माइनस आगे चल के माइनस हो गया। माइनस क्यों होगा, क्योंकि I2 प्लस IG करंट हमारी इस दिशा में चल रही है और हम उल्टे दिशा में चल रहे हैं, तो उल्टी दिशा में चलने के कारण ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। I2 इंटू IG ये माइनस में आ गया, माइनस I2 प्लस IG इंटू S, ये वोल्टेज निगेटिव हो गया, तो हमने घटा दिया। फिर आगे चल रहे हैं, फिर से करंट रिवर्स डायरेक्शन में मिल रही है चलने के, इसलिए ये वोल्टेज भी निगेटिव होगा, माइनस IG इंटू जी, माइनस IG इंटू जी इक्वल टू, फिर इस सर्किट में कोई EMF नहीं है, इस सर्किट में कोई EMF नहीं है, तो हम फिर राइट साइड को 0 ही रखेंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन मिल गए। व्हेन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, यानी जब ब्रिज संतुलित होता है तो गैल्वेनोमीटर करंट IG का मान 0 होता है, तो गैल्वेनोमीटर धारा 0 हो गई। इसकी वैल्यू IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 और 2 में, दोनों में, तो ये टर्म 0 होगा, और यहां 0 होगा, यहां भी 0 होगा, और यहां भी, इसमें 3 टर्म 0 होंगे, इसमें एक टर्म 0 होगा। तो I1 माइनस I2R इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन I1Q माइनस I2S। अब फिर हम I1 अपान I2 की वैल्यू निकालेंगे, इस टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो ये I2R हो गया, और फिर यहां से I2 बाहर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो I1 अपान I2 इक्वल टू R अपान P। इसी तरह से इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये I2S हो गया, और फिर I2 को लेफ्ट ले आएंगे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू S अपान Q, और इस तरह से R अपान P इक्वल टू S अपान Q हो गया, और P अपान Q इक्वल टू R अपान S।
P अपान Q इक्वल टू R अपान S, यही व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था है। विच इज कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की शर्त है। तो P अपान Q इक्वल टू R अपान S हमें व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था है, इसको हमेशा याद रखेंगे। तो रेजिस्टेंसेस Q एंड R कैन बी इंटरचेंज। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? रेजिस्टेंसेस Q एंड R कैन बी इंटरचेंज विथ ईच अदर, यानी प्रतिरोध Q और R एक दूसरे से बदले जा सकते हैं, जबकि रोल वही रहेगा। P और Q हमारे रेशियो आर्म हो गए, R ज्ञात प्रतिरोध हो गया नॉन रेजिस्टेंस, और S अज्ञात प्रतिरोध है। बैटरी E एंड गैल्वेनोमीटर G, बैटरी E एंड गैल्वेनोमीटर G कैन बी इंटरचेंज विथ ईच अदर। बैटरी E तथा गैल्वेनोमीटर G एक दूसरे से बदले जा सकते हैं और ब्रिज तब भी संतुलित अवस्था में होगा, यानी E और G को आपस में बदल दें फिर भी ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायगोनल कोई भी हो हमारा ब्रिज संतुलित अवस्था में रहेगा ही। नेक्स्ट, ब्रिज इज मैक्सिमम सेंसिटिव। ब्रिज इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन ऑल फोर रेजिस्टेंसेस PQRS आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी चारों प्रतिरोध जब PQRS समान कोट के होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे, तो ब्रिज की सुग्राहिता सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट, इन बैलेंस कंडीशन, यानी ब्रिज की संतुलन की अवस्था में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज, यानी ब्रिज की संतुलन की अवस्था में ब्रिज का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल टू P प्लस Q इंटू अपान P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये होगा। ये निकाला जा सकता है आसानी से। कैसे? ये हमारा ब्रिज है, ब्रिज की संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, यानी बिंदु B और D सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो ये हमें ओपन सर्किट मान सकते हैं इसको। तो तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है, A और C के बीच में कितना तुल्य प्रतिरोध होगा। P और Q श्रेणी क्रम में है तो P प्लस Q रेजिस्टेंस हो गया, और R और S श्रेणी क्रम में है तो R प्लस S हो गया, और P प्लस Q और R प्लस S ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा उसका मान यही होगा जो यहां पर दिखाया गया है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू P प्लस Q इंटू R प्लस S अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S, यही इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है। तो ये हमारे ब्रिज का तुल्य प्रतिरोध है। कब? जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, बैलेंस कंडीशन में है। एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज के अनुप्रयोग। इसका व्हीट स्टोन ब्रिज का अनुप्रयोग हमारा मीटर ब्रिज में होता है। मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, एंड मीटर ब्रिज का संशोधित रूप कैरी फॉस्टर ब्रिज, यानी कैरी फॉस्टर ब्रिज, इसको स्लाइड वायर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से जाना जाता है कभी कभी। तो चूंकि स्लाइड वायर दोनों में होते हैं, लेकिन स्लाइड वायर ब्रिज हमारा कैरी फॉस्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मीटर ब्रिज एंड स्लाइड वायर दोनों सिलेबस में है, तो हम मीटर ब्रिज भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ कैरी फॉस्टर ब्रिज भी पढ़ेंगे, इसी को स्लाइड वायर ब्रिज कहेंगे। और पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक डिवाइस और बची है, पोटेंशियोमीटर, जिसको हम आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं, पोटेंशियोमीटर, उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे।